नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु भास। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा। यूपी के सीतापुर में दोनों बेटे लेने पहुंचे। कार्यकर्ताओं की 73 गाड़ियों का हुआ चालान। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, सत्ता में आते ही वापस ले गया। आजम खान पर दर्ज मुकदमे। आजम खान की रिहाई की मीडिया से बातचीत में दिया बयान। राहुल गांधी का बयान, बोले वोट चोरी और बेरोजगारी का सीधा रिश्ता, युवा भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा। इनेलो की रैली में आ सकते हैं जगदीप धनखड़। अभय चौटाला पूर्व उपराष्ट्रपति से मिलेंगे। शैलजा के करीबी 6 बार के। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के 4 कुख्यात गैंगस्टर भारत लाए जाएंगे। शाह के निर्देश पर चंडीगढ़ पुलिस डेजियर बना रही। कोलकाता में भारी बारिश से बाढ़, 7 की मौत। सड़कों पे 3 फीट तक पानी। फ्लाइट्स, मेट्रो सेवा प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की ओर। चंडीगढ़ में वीर एवं शहीदी दिवस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति ने स्वतंत्रता सेनानी स्मारक शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शहीदों की शहादत को याद किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में समिति के अधिकारियों और हरियाणा पुलिस की ओर से श्रीमती रश्मि ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद सभी ने मिलकर राष्ट्रीय गान गाया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद भारत जैसे देशभक्ति के नारे लगाए गए, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। नाभा में पिछले कुछ महीनों से जेल काट रहे शिरोमणि अकाली दल के विक्रमजीत सिंह मजीठिया, जिनको आय ज़्यादा मामले में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उन्हें नाभा की सेंट्रल जेल में बंद किया गया था, आज उनसे मुलाकात करने के लिए डेरा ब्यास में बाबा गुरु रविंदर सिंह विशेष तौर पर पहुंचे, जिन्होंने 35 मिनट विक्रमजीत सिंह मजीठिया से मुलाकात कर उनसे बात की। रोहतास जिले के सासाराम से खबर सामने आई कि पुलिस लाइन की महिला बटालियन की कई सिपाही दूषित भोजन खाने से बीमार हो गई, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। बटालियन के कमांडेंट अशोक कुमार सिंह ने बताया कि दोपहर के भोजन में जीविका मेस के खाना खाने के बाद सिपाहियों के पेट में दर्द और हिचकी जैसी समस्याएं शुरू हो गई, जिसके तुरंत बाद सभी प्रभावित सिपाहियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर मणिरंजन ने पुष्टि की है कि सभी महिला सिपाही अब खतरे से बाहर है, उनका इलाज चल रहा है। बच्चियाँ हैं और आज दोपहर में खाना खा के बैरक आए हैं। बैरक आने के बाद उन्हें कुछ अस्वस्थता महसूस होने लगी, जो हम लोग को सूचना मिली। हम लोग बैरक गए और तुरंत अविलंब हम लोग सबको लेके और हॉस्पिटल में ले आए हैं और साथ में कई बच्चियाँ पैनिक भी हो रही, सबको हम लोग ले आए हैं। जीविका के द्वारा बनाया गया था। क्या नाम पड़ेगा आपका? बच्चा कुमार। कितने लोग बीमार हैं आप लोग? लगभग कुछ आइडिया? 150-200। चलिए, बहुत बढ़िया है। पेट में दर्द, हल्का फुल्का हिचकी टाइप का लोग आ रहा था और पेट के दर्द से लड़कियां पैनिक हो गई और अभी सब ठीक है और कोई खतरे क्या मामला था ये? अब मामला खाना खाइए उसके बाद से पेट में दर्द हुआ है। अरे क्या है ये? अब मैं अब क्या जाने। खबर सहरसा से, जहां लक्ष्मीनाथ महाविद्यालय बनगांव में व्याप्त भ्रष्टाचार और व्यवस्था की सरकारी राशि बंदर बाट के खिलाफ शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मचारियों के 1 दिवसीय आमरण अनशन किया। यह अनशन सहरसा बिहार के लक्ष्मीनाथ महाविद्यालय में हुआ। कर्मचारी चाहते थे कि जांच कमेटी सेवार से तुरंत लागू की जाए। खबर छपरा से, जहां तरैया थाना क्षेत्र से आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय की छुट्टी होने के दौरान अचानक छज्जा ढह गया। विद्यालय में छुट्टी के दौरान छज्जे के मलबे में चपेट में आकर 2 छात्राएं घायल हो गई। इस दौरान विद्यालय के घरों के लिए निकली छात्राओं में अफरा तफरी का और दहशत का माहौल रहा। आनन फानन में घायल छात्राओं को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान 15 वर्षीय काजल कुमारी व 10 वर्षीय मुस्कान ने बताया कि अचानक ऊपर आकर छज्जे का मलबा गिर गया, जिससे कुछ समझ नहीं आया।
खबर बिलासपुर से, जहां हवाई सेवा संघर्ष समिति ने हवाई सेवा विस्तार को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए रायपुर लॉबी विकासपुर हवाई सेवा विस्तार को लेकर कहीं ना कहीं रुकावट कर रहा है, क्योंकि प्रदेश में रायपुर से ही हवाई सेवा का विस्तार हुआ है, जबकि बिलासपुर हवाई सेवा का विस्तार होने से देश के कई राज्य बिलासपुर से सीधे फ्लाइट होने से जयपुर को, रायपुर को नुकसान हो सकता है। दूसरा कारण समिति ने बताया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर होने के कारण हवाई सेवा का विस्तार नहीं हो पा रहा है, मगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विलास देवी एयरपोर्ट को अपने अंदर करने की मांग राज्य सरकार से की, परंतु राज्य सरकार ने एयरपोर्ट को खुद संचालित करने और देने से इनकार कर दिया था। मगर समिति का कहना है कि नागपुर एयरपोर्ट के मॉडल की तर्ज पर विलास देवी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी संचालित करे, जिसमें 50-50 की पार्टनरशिप राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के तहत कर सकते हैं। हवाई सेवा अथॉरिटी ने भी इसको मांग की कि हमको दे दो, इसको लेकर क्या है सर? देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की संस्था है। वो एयरपोर्ट लेने के बाद निजीकरण कर दे रही है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जब केंद्र सरकार हमको अब हमारी ही जमीन वापस करने का पैसा मांग रही है, तो केंद्र सरकार की दूसरी संस्था इस एयरपोर्ट को मुफ्त में क्यों लेना चाहती है? कबीरपुर जिले के कामठी गांव में दुर्गा पंडाल को लेकर हुए विवाद और पुलिस की बर्बरता के विरोध में पंडरिया विधायक भावना बोरा दर्जनों ग्रामीणों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने जिला प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की। बता दें कि कामठी गांव की शासकीय भूमि पर स्थित मंदिर प्रांगण के सामने हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पंडाल की स्थापना की जा रही थी। इसी दौरान दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। मामला बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि विवाद शांत कराने के बजाय पुलिस ने महिला और पुरुष समेत 32 ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया। बल का प्रयोग पुलिस द्वारा रास्ता गेट को खुलवाने के लिए 5 घंटा की बैठक किया गया। आज ग्रामवासी यहाँ पे आए हैं कलेक्टर महोदय से चर्चा करने के लिए। जिस तरीके से 2 दिन से जो घटनाक्रम हुआ था, आप सबको संज्ञान में कामठी के विषय को लेकर के, और बार बार जब भी कोई त्योहार आने को होता है तो विशेष रूप से तब ये इस तरीके के विवाद कुछ लोगों के द्वारा जो उत्पन्न किए जा रहे हैं, उसी विषय पे चर्चा कलेक्टर से हुई है। जमीन को लेकर के काफी सारे विवाद थे कि किसकी जमीन है, क्या जमीन है। कलेक्टर ने जो राजस्व रिकॉर्ड हम सबको भी बताया कि उसके अकॉर्डिंग ये शासकीय जमीन है, ऐसा उन्होंने बताया है। राजस्व रिकॉर्ड भी यही चीजें दिखाई। रायगढ़ पुलिस को बाइक चोरों के एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लगभग 40 लाख रुपए की अधिक से कीमत की 52 चोरी की गई बाइकों को बरामद किया और 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। शहर में लगातार बाइक चोरी की शिकायतों के बाद एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और रायगढ़ के इतवारी बाजार, केजीएच और श्याम मंदिर जैसे इलाकों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए एसपी ने साइबर सेल और शहर के अन्य थानों को पुराने बाइक चोरों पर नजर रखने के निर्देश दिए। रायगढ़ में बाइक चोरी का बहुत बड़ा जो एक गैंग था उसको पकड़ा गया है, जिसमें टोटल 18 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और उनके बताए अनुसार अभी तक 52 बाइक की रिकवरी की गई है और भी बाइक की रिकवरी हो सकती है। अभी उनसे और भी पूछताछ की कार्रवाई और विवेचना की कार्रवाई चल रही है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बिमलेश्वरी दर्शन के लिए जा रही एक महिला की पदयात्री की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह घटना सोमनी थाना क्षेत्र के गांव मनकी के पास नेशनल हाईवे पर हुई है। एक तेज रफ्तार थार कार ने पदयात्री को टक्कर मार दी। यह हादसा तब हुआ जब भिलाई हाउसिंग बोर्ड की 21 वर्षीय महिमा साहू पैदल यात्रा कर रही थी। वही प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक तेज रफ्तार थार कार ने चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए महिमा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। एक महिला थी महिमा साहू, 21 वर्षीय, जो कि भिलाई से आ रही थी पदयात्री।
एक थार से उनकी टक्कर हुई, उनको चोट आई। उनको भिलाई में सेक्टर 9 में हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें बताया जा रहा है कि जिस थार से उनकी टक्कर हुई थी वो लापरवाही पूर्वक चला रहे थे। जो थार है उनके नंबर के थ्रू, सीसीटीवी फुटेज के थ्रू हमने जो अपराधी हैं उनको भी पकड़ लिया है। थाना सोमनी में अपराध भी पंजीबद्ध कर दिया। खबर रायगढ़ से, जहां सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए रायगढ़ पुलिस ने महानगरों की तर्ज पर ITMS ट्रैफिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया। इसका उद्देश्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई करना होता है। पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रायगढ़ में अक्सर गलत पार्किंग के कारण जाम की समस्या होती रहती है। इसकी समस्या को हल करने के लिए यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ITMS की शुरुआत की गई है। जैसे कि हम सबको विदित है कि शहर में काफ़ी ट्रैफिक की परेशानी है, खास करके इधर उधर तितर बितर रूप से बाइक गाड़ी पार्किंग कर देते हैं, जिसके कारण पीछे पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसमें ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन इसके साथ अगर आम आदमी की हमारे साथ जुड़ के अगर हमको सपोर्ट करे तो हम ज़्यादा अच्छे से कार्रवाई कर पाएंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एम परिवहन को रायगढ़ में लॉन्च किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी सम्राट नागरिक प्ले स्टोर से वो ऐप को डाउनलोड कर सकता है। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजीत चौहान के रही हूँ आप, और आज हम बात करेंगे रायगढ़ पुलिस के एक नए सुविधा के बारे में। रायगढ़ पुलिस ने आम नागरिकों के लिए अवैध पार्किंग को लेकर निजात दिलाने के लिए एक नई मुहिम और एक नया ऐप की सेवा शुरू की है, जिस पर जो है आम नागरिक भी जो है अवैध पार्किंग की शिकायत कर पाएंगे। ये सेवा ITMS है, जहाँ पर जिस प्रकार की यातायात व्यवस्था, जिस प्रकार के सड़क जाम होते हैं और लगातार रायगढ़ में देखी जा सकती है कि सड़क दुर्घटनाओं पर किस प्रकार अंकुश लगाया जाए। लंबे समय से रायगढ़ पुलिस की ये चिंता का विषय रहा, लेकिन अब जो है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रायगढ़ पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल ने बताया कि ITMS सुविधा के बाद जो है इस समस्या पर काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी और साथ ही साथ जो है जाम जैसी स्थिति यातायात सुविधा पर सुदृढ़ बनाने पर भी ये एक अच्छा काम साबित होगा। उसके लिए रायगढ़ से रंजीत चौहान की रिपोर्ट। अहम जानकारी आपको इस वक्त की लखनऊ से बता रहे हैं। दुकानें, स्टोर और शोरूम में व्यापारियों से कर सकेंगे संवाद। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। GST रिफॉर्म पर व्यापारियों से मिले, संवाद करेंगे CM। हजरतगंज में बाजार का कल दौरा करेंगे CM योगी। अहम जानकारी आपको इस वक्त की राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। सुबह 11 बजे के करीब CM पहुंचेंगे हजरतगंज मार्केट। इसके बाद वह व्यापारियों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही दुकानों, स्टोर और शोरूम में व्यापारियों से CM योगी संवाद करेंगे। GST रिफॉर्म पर व्यापारियों से संवाद करेंगे CM योगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होने वाला है। इंटरनेशनल ट्रेड शो में देश और दुनिया से आने वाले उद्यमी और दर्शक हस्तशिल्पियों की कलाकृतियों के साथ साथ बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर से भी रूबरू होंगे। ग्रेटर नोएडा में होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो में जल जीवन मिशन के स्टॉल में स्वस्थ सुजल गांव की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। आपको बता दें, इस प्रदर्शनी में जरिए ट्रेड शो में आने वाले पर्यटक और देश दुनिया के उद्यमी देख सकेंगे कि हर घर नल योजना शुरू होने के बाद किस तरह से ग्रामीण लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। पीने की पानी की समस्या को समाधान के साथ यह योजना कैसे स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है। आपको बता दें, ट्रेड शो एरिया के हॉल नंबर 7 के 496 वर्ग मीटर एरिया में जीवन मिशन और पेयजल का समाधान, मेरे गांव मेरी पहचान थीम पर स्टॉल लगाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के मीडिया सलाहकार राधा कृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि स्वच्छ जल सुजल गांव के जरिए यूपी के ग्रामीण विकास की कहानी को विश्व पटल पर दिखाया जाएगा। जल जीवन मिशन हर घर नल योजना से 2,41,96,390 ग्रामीण परिवारों तक फंक्शनल हाउस होल्ड के टैप कन्वेंशन तक पहुंच चुका है। जल जीवन मिशन द्वारा स्थापित होने वाले स्वच्छ सुजल गांव में दर्शक पुराने और नए बुंदेलखंड प्रोटोटाइप से केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सीधी झलक देख सकेंगे। और नए पुराने बुंदेलखंड में 2019 से पहले के बुंदेलखंड और 2025 के बुंदेलखंड को दर्शाया जाएगा। इस प्रोटोटाइप में बताया जाएगा
कैसे जल जीवन मिशन योजना को बुंदेलखंड के गांवों तक पहुंचाया गया है, गांवों में ही महिलाओं को कैसे रोजगार के साधन मिल रहे हैं, साथ ही पलायन किस तरह से रुका है, ऐसी पूरी तरह कहानी नए पुराने बुंदेलखंड में बताई जाएगी। खबर कानपुर से, जहाँ चकेरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के अपहरण की कोशिश विफल साबित हुई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात में लोगों में बच्चियों के सहित महिला सुरक्षा को लेकर बेहद चिंता और नाराजगी है। बच्ची आने पर घर से महज 100 मीटर दूर थी। इस दौरान एक बाइक पर सवार होकर पहुंचे 2 अज्ञात युवकों ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश करने लगे। बच्ची ने साहस और सूझबूझ से परिचय देते हुए न सिर्फ बाइक में बैठने से इनकार किया, बल्कि बचाव के लिए चिल्लाना भी शुरू कर दिया। देखिए, एक घटना अभी संज्ञान में आई है जिसमें पीड़िता द्वारा बताया गया है कि उसको बोला गया कि हमारे पिताजी के पास लेकर चलेंगे और उसको ले जाने का प्रयास किया गया। इसमें तहरीर प्राप्त हुई है जो पीड़िता है उसकी तरफ से, और उसका संज्ञान लेकर तत्काल उस पर FIR पंजीकृत किया जा रहा है। और वहाँ इलाके के जो CCTV कैमरे हैं उसके फुटेजेस भी चेक किए गए हैं। अभी तक भी चेक किए गए फुटेजेस में ऐसा कोई बाइक दिखा नहीं है। मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिसके साथ घटना घटित हुई है उसके साथ बैठ के पूरी फुटेजेस को चेक किया जाए। सर, हमारी बच्ची ताइक्वांडो सीखने जाती है खत्री धर्मशाला में, जो हमारी घर से 100 मीटर की दूरी पर है। और वहाँ से बच्ची खेल के आ रही थी 620 पे। तो वहाँ से 2 लड़के बाइक पे आए और एक लड़का उतर के बच्ची से पूछता है कि आपके पापा कहाँ हैं। तो बच्ची ने बोला कि पापा हमारे घर नहीं है। अच्छा, तो कहाँ गए? तो बच्ची ने बोला कि मालूम नहीं कहाँ गए हैं। तो बोलने लगा कि मेरे साथ चलो। तुम्हारे पापा ने बोला मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ चीज़ दिला के फिर उसके बाद घर पे छोड़ दूंगा। तो बच्ची ने जाने के लिए मना किया, तो उसका हाथ मोड़ के और उसको बाइक पे बैठाने की कोशिश कर रहा था। सामने एक भैया डिलीवरी बॉय कोई डिलीवरी करने आया था। खबर चित्रकूट से, जहाँ जिले के सीतापुर गांव निवासी अनुसूचित जाति के लोगों ने DIG से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता माया देवी ने आरोप लगाया कि दबंगों पर पहले से ही रैन बसेरे में एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोप लग चुके। दबंगों के कुछ करीबी अभी भी जेल में। इधर उधर घूम रहे आरोपी लगातार धमकियां देने वालों पर कार्रवाई न होने पर वो किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते। पीड़िता ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस दबंगई से राहत दिलाने में जहमत नहीं उठा पा रही है। हम माननीय DIG महोदय के पास बांदा इसलिए आए थे कि हमारी बहन माया देवी का बकरा 4 सितंबर 2025 को हो गया था और 5 सितंबर 2025 को रैन बसेरा में बिल्डिंग में बंद किए हुए थे। जब वो 112 पुलिस और चौकी सीतापुर पुलिस को लेकर के बकरे को बरामद कराया। 4 तारीख को मेरा बकरा खाया गया था, ढूंढने गए थे, नहीं मिला। 5 तारीख को उनकी बिल्डिंग में मिला। 100 नंबर पुलिस वाले को बुलाए, दरोगा भी आया, बकरा बरामद किया। धीरज त्रिपाठी है और डब्लू चतुर्वेदी है, अरुण तिवारी। IIT कानपुर के डायरेक्टर मनींद्र अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया और कहा है कि मुख्यमंत्री डीप टेक की जिम्मेदारी IIT कानपुर को देने के लिए, जिसके लिए IIT कानपुर पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें, डीप टेक जिसको हम कहते हैं नई टेक्नोलॉजी, जिसमें AI, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन, स्टेनेबल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर और भी टेक्नोलॉजी हो, इनके नाम ही बताते हैं। वर्तमान में ये हर व्यक्ति को इम्पैक्ट कर रही है। AI आजकल हर कोई उपयोग कर रहा है। साइबर सुरक्षा हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी, क्योंकि सभी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। ड्रोन्स की आवश्यकता भी हर जगह पड़ रही है। अगर डीप टेक की बात करते हैं तो पूरी पॉपुलेशन का इसका असर देखा जा रहा है और समय के साथ इसका असर और भी बढ़ता जाएगा। IIT कानपुर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है और डीप टेक में इसके पास हमारे काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं। इसको हम बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि दुनिया भर में कंपटीशन चल रहा है, हम इसको सबसे ज़्यादा विकसित कर सकता है। उसके लिए हम देश प्रदेश के लिए अपना योगदान दें। आम आदमी भी इस टेक्नोलॉजी से विकसित हो रहा है। AI का उपयोग ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। ड्रोन का उपयोग आम जनमानस करने लगा है, चाहे मिलिट्री हो या खेती, सर्वेइंग हो या साइबर सिक्योरिटी, हर व्यक्ति के लिए यह उपयोगी साबित हुआ है। ऐसे आपको बता दें, ऐसे ही मेडटेक भी है जिसमें मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और ड्रग बनेंगे जो सबके काम आएंगे। डीप टेक विकसित होने से सभी को लाभ मिलेगा, यह यूनिवर्सल है।
सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने IIT कानपुर को ये जिम्मेदारी दी है कि उत्तर प्रदेश में डीप टेक के आगमन के और उसके बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर अपना एक रोल प्ले करेगा। डीप टेक हम जिसको कहते हैं, नई जो टेक्नोलॉजी आजकल की प्रयोग में आ रही है धीरे धीरे, चाहे AI हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ड्रोन्स हो, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हो। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में सड़क किनारे झाड़ियों में एक बोरे के अंदर युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी, लेकिन फिलहाल शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। यह मामला तब सामने आया जब राहगीरों ने सड़क किनारे बोरे के पास कुत्तों के एक झुंड को देखा। संदेह होने पर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या के बाद पहचान छुपाने के लिए शव को जलाया गया और फिर बोरे में भरकर उसे वहाँ फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आज वहाँ लोकल लोगों के द्वारा बताया गया है कि सड़क के किनारे एक डेड बॉडी पड़ी है। तत्काल उस सूचना पे पुलिस वहाँ पहुँची है और उस बॉडी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बॉडी को अभी मॉर्चरी में भेज दिया गया है। उसके फोटोग्राफ्स, विजुअल्स लेके सोशल मीडिया के माध्यम से उसको पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ पे एफएसएल की टीम भी पहुँची थी, उसमें वहाँ से जो भी फॉरेंसिक साक्ष्य हैं वहाँ से पिक किए गए हैं। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। खबर हमीरपुर से, जहां सामुदायिक शौचालय का केयर टेकर को बंधक बनाकर हत्या के मामले में सपा से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी चंद्रवती वर्मा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार के गांव में मरहम लगाते हुए कहा कि प्रावधानों के तहत सभी को सहायता दिलाई जाएगी। साथ ही आरोपियों को कानून के हवाले करने के लिए पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने पर कोई कसर नहीं उठाई जाएगी। बता दें, जिले के जरिया थाना क्षेत्र में बोखर गांव में वारदात के दौरान महिला घर में अकेली थी। सपा नेता आजम खां के सीतापुर जेल से लेने गए उनके समर्थकों की गाड़ियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने नो पार्किंग जोन में खड़ी 25 गाड़ियों का 73,500 का चालान काटा। यह कार्रवाई ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करने पर पुलिस के द्वारा की गई है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांदा में नवरात्रि की धूम। 9 तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन देवी मंदिरों में भक्ति की भारी भीड़ देखने को मिली। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की गई, जिन्हें सुख, शांति, समृद्धि और धन वैभव प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और शहर की मां काली देवी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं। लोगों ने शिकायत की है कि मंदिर में कोई भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी, जिसके कारण भक्तों को, खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा होने लगा। आज हम खड़े हैं बांदा के प्रसिद्ध मां काली देवी मंदिर पर, और मैं आपको बता दूं कि ये वही काली देवी मंदिर है जहां आज द्वितीय के रूप में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। आज बांदा का ये सुप्रसिद्ध काली देवी मंदिर, आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। आज मां ब्रह्मचारिणी का पूजा होता है और ब्रह्मचारिणी शांति, सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करने वाली देवी के रूप में जानी जाती है। यहाँ भक्तों की बात करें तो यहाँ भक्तों का तांता लगा है, लेकिन यहाँ पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में यहाँ पर महिला पुलिस का होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किसी भी महिला पुलिस को अभी तक तैनात नहीं किया गया है। हालांकि बांदा के महेश्वर देवी मंदिर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, वहाँ पर महिला पुलिस लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर देखिए किसी भी तरीके की यहाँ पर आपको सुरक्षा व्यवस्था दिखाई नहीं देती। यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। लेकिन आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, तो आज ये कौन सी देवी की पूजा की जाती है? ब्रह्मचारिणी। आज यहाँ पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं मंदिर में?
डेली आना है। लेकिन यहाँ नवरात्रि में जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है और यहाँ पर चोर यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर कहीं भी महिला पुलिस दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ पुजारी है जो यहाँ, हालांकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो जिला प्रशासन के अंडर में है, तहसीलदार यहाँ के केयरटेकर हैं और यहाँ का पूरा व्यवस्था वही देखते हैं। लेकिन अभी तक सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। काली देवी मंदिर से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। जीएसटी रिफॉर्म के बाद भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के बीच लगातार पहुंचकर उनसे बातचीत कर रही है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज सदर बाजार में तमाम व्यापारियों से मुलाकात कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। पार्टी का जीएसटी को लेकर जनसंपर्क अभियान है। हम सब लोग पूरी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे साथी भाई बहन सब इस अभियान के साथ जुड़े हैं। चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे सभी माननीय वरिष्ठ मंत्री हो, हमारे माननीय सांसद हो, माननीय विधायक, संगठन के पदाधिकारी, सारे लोग सभी जगह जा जाकर सरकार ने जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक काम किया है, जीएसटी के दर में कमी की है, ये सबके लिए और देश के भविष्य के लिए, हमारे उपभोक्ताओं के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत हितकर है। खबर कानपुर से, जहां दो अलग अलग कारों पर सवार लोगों के बीच साइड देने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बीच एक कार सवार ने चाकू निकालकर न केवल दूसरे कार सवार पर बल्कि राहगीरों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। इससे कार सवार सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बाद में स्थानीय बासिंदों ने हमलावर को कार सवार को सबक सिखाते हुए गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी। भाई रामू साहू गाड़ी चला कर आ रहे थे, ससुराल गए थे, वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में मोड़ है, मोड़ के पास गाड़ी खड़ी की। दो बदमाश आए, आने के बाद गाड़ी में ठोकर मारी। ठोकर मारने के बाद वहाँ से उतरे, गाड़ी से उतरने के बाद चाकू मारने लगी। वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, घर के लिए मोड़ रहे थे, पीछे से दो बदमाश आए, गाड़ी में टक्कर मारी। भैया ने कहा कि मतलब टक्कर क्यों मारी आपने, तो बस उतर के उन्होंने भैया को मतलब मारने लगे। मारने के बाद वहाँ पर कोई नहीं था और निकाल के चाकू से हमला किया तो उनके गर्दन में कम से कम 4 इंची का घाव है। खबर कानपुर से, जहां आई लव मोहम्मद के विवाद को लेकर सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने बयान सामने आया है। आपको बता दें, प्रतिनिधिमंडल के साथ पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे विधायक बोले कि ईश्वर से प्रेम जताना अपराध नहीं ठहराया जा सकता। विधायक ने मामले को तूल देने वालों को पेशेवर अपराधी करार देते हुए आरोप लगाया कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हर किसी को मजहबी स्वतंत्रता और ईश्वर या अल्लाह को लव करना कोई गुनाह नहीं है। इससे पहले पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के दौरान सपा प्रतिनिधिमंडल ने एक दर्ज एफआईआर को निराधार बताया। उन्होंने कहा है कि तथ्यहीन दर्ज किए गए मुकदमे को तत्काल खत्म कर देना चाहिए। देखिए, आज हम लोग जो लगातार आई लव मोहम्मद के नाम पर की गई एफआईआर जो नहीं की गई थी, जिसमें आई लव मोहम्मद से एक विवाद शुरू हुआ था, बैनर लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। उस विवाद को क्षेत्रीय लोगों ने और मैं वहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं कई दिन से एक एफआईआर की वजह से कानपुर नहीं पूरा प्रदेश, देश में बल्कि कई जगहों पे और भी एक गलतफहमी का वातावरण फैला हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक आक्रोश भी है और गलतफहमी भी है, क्योंकि जिस बात पर वो आक्रोश है वो बात सही नहीं है। खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी ने मंगलवार को राजपुर देहरादून में जीएसटी बचत उत्सव के तहत विभिन्न दुकानों का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने व्यवसायियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने जीएसटी की नई दरों लागू होने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया तथा इस ऐतिहासिक निर्णय को जनता के हित में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में व्यापक सुधार किए गए। नई दरों की वजह से प्रदेश में लाखों परिवारों और छोटे व्यापारियों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा। खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मंसूरी विधानसभा क्षेत्र भीतरवाली गांव का दौरा किया और अतिवृष्टि क्षतिग्रस्त सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री ने पीजीएमआई अधिकारियों को अधिक टीमें लगाकर अवरुद्ध मार्ग खोलने और पुनर्निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए।
खबर रुड़की से, जहां छात्र संघ चुनाव न होने पर संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। NICU और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने DAV कॉलेज परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज प्रचार के साथ कार्यकर्ताओं ने जमकर नोकझोंक भी की। छात्र राजनीति के चुनाव पर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस कड़ी में आज NSUI और ABP के कार्यकर्ता DAV कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश जताया। जो आज छात्रों का यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये हुए हैं छात्र संघ को ओपन चुनाव करवाने की मांग। कॉलेज मैनेजमेंट ने, कॉलेज का जो यहाँ प्रशासन है, उन्होंने छात्र संघ के चुनाव का पहले तो मना कर दिया कि हम कोई चुनाव का नहीं करवाएंगे, चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। उसके बाद SDM साहब से वार्ता हुई, उन्होंने कहा CR पद्धति से हम चुनाव करवाएंगे। तो यहाँ हम लोगों की मांग यही है कि ओपन चुनाव कराए जाएँ और छात्र उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। कॉलेज प्रशासन छात्रों की आवाज़ को दबाना चाह रहा है। जो छात्रों की मूलभूत समस्या है उनको कोई ना उठा पाए, कोई इनको कहने वाला ना हो, उनको दबाना चाहता है। कॉलेज के अंदर की स्थिति बहुत ही खराब है। कॉलेज के अंदर ग्राउंड में 2-2, 3-3 फीट पानी है, 4-4 फीट घास है, सांप बिच्छू घूम रहे हैं, चाहे किसी बच्चे को खा लें। टॉयलेट में गंदगी है, पीने के पानी की सही व्यवस्था नहीं है, साइकिल स्टैंड की सेट सब गंदगी, दीवारें टूटी पड़ी, बाइकें यहाँ से गेट से चोरी हो जा रही हैं। खबर पौड़ी से है, जहां गुरु शक्ति न्याय शक्ति अभियान के तहत विभिन्न स्कूलों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में मुख्य उद्देश्य समाज में कमजोर वंचित वर्गों को न्याय दिलवाने में सक्षम बनाना और कानूनी साक्षरता बढ़ाना, उन्हें विभिन्न कानूनों व विभिन्न जल कल्याणकारी योजनाओं का जानकारी देना है। इस अभियान के तहत छात्रों, ग्रामीण और समाज अन्य वर्गों की निःशुल्क कानूनी सहायता भेजना और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। सिविल जज सीनियर डिवीजन सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण नाजिस कलीम ने जिला न्यायालय परिसर में जनपद की विभिन्न स्कूलों के कॉलेजों के 15 शिक्षक शिक्षिकाओं को न्याय प्रेरणा शिक्षक सम्मान से सम्मानित भी किया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की तरफ से हमें निर्देशित किया गया कि हम अपने ज़िले में जो हमारे सम्मानित शिक्षक गण हैं उनको न्याय प्रेरणा शिक्षक के तौर पर सम्मानित करें। तो हमने जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा हमें एक सूची दी गई 15 शिक्षकों की। अभी मेरा हाल ही में ट्रांसफ़र हुआ है, 1 साल हुआ है मुझे पौड़ी में। इससे पहले मैं थलीसैंड और खिरसू में सेवा दे चुकी हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज हमें सम्मानित किया। वैसे तो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत आगे जाएं। ये तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात थी कि पूरे पौड़ी ज़िले से उन्होंने 15 शिक्षकों को जो है चयनित किया था उनका, और उनको आज जो है सम्मानित किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर UKSSC स्नातक पटवारी परीक्षा पर लीक प्रकरण पर आज नैनीताल के पंत पार्क में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार एवं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूका। नैनीताल नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनुपम कबड़ूबाल ने कहा कि इस प्रकार से पेपर लीक होना सरकार को असफलता को दर्शाता है। नकल माफियाओं पर लगाम लगाने में धामी सरकार लगातार नाकाम साबित हो रही है। आज पुतला फूकने का तो नहीं ली जाएगा क्षेत्र के आह्वान पर जो UKSSC जो कल पेपर लीक हुआ है, जो आपका स्नातक परीक्षा का जो भर्ती परीक्षा लीक हो गई थी पेपर, उसके वजह नगर कांग्रेस कमेटी नैनीताल यहाँ पंच पार्क में आज पुतला फूक रही है। जैसा कि आपको पता है, इस परीक्षा के पूर्व में एक दिन हाकिम सिंह जो गिरफ्तारी हुई और जो आपके मीडिया के द्वारा हमें पता चला कि कई लोगों से 15-15 लाख रुपये पुनः लिए गए, जो आदमी 13 महीने पहले जेल से जहाँ से बाहर है। सीतापुर से इस बीच की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी की बेल्ट से यहां पर पिटाई की गई है। सीतापुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रधानाध्यापक ने BSA के उनके दफ्तर में ही पीटा है। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बेल्ट से की पिटाई। प्रधानाचार्य को BSA ने स्पष्टीकरण के लिए बुलाया था। बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं। स्पष्टीकरण देने के दौरान प्रधानाध्यापक ने किया हमला। प्रधानाध्यापक विजेंद्र कुमार के खिलाफ कोतवाली में तहरीर। महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय नदवा में है पोस्टिंग।
सीतापुर के बीएसए कार्यालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी की बेल्ट से यहां पर पिटाई की गई है। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानाध्यापक ने बीएसए को उनके दफ्तर में ही पीट डाला। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बेल्ट से उनकी पिटाई कर दी। प्रधानाचार्य को बीएसए ने स्पष्टीकरण के लिए बुलाया था। स्पष्टीकरण देने के दौरान प्रधानाध्यापक ने उन पर हमला कर दिया। प्रधानाध्यापक विजेंद्र कुमार के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दर्ज करा दी गई है। हाँ, एक प्रधानाध्यापक की सुनवाई लगाई गई थी जो अपने सहायक अध्यापक को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। बार बार उनको एक पत्र जारी करके उन्होंने राजनीतिक ग्रुप में शेयर किया था उनको जो है बदनाम करने के लिए। उस पर उनकी सुनवाई लगाई गई थी कि अपना स्पष्टीकरण आकर दें और बताएं कि क्यों ऐसा उन्होंने किया। उस पर जो है वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उनको डांटा गया कि इस तरह की दोबारा ना करें। उस पर वो एग्रेसिव हो गए और उन्होंने फिर बेल्ट निकाल दिया, जान से मारने का प्रयास किया। मेरे पटल सहायक के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। फिर लोगों ने पकड़ कर उनको बंद किया। पुलिस आई, पुलिस को हमने सूचित किया। क्या नाम है? इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक गुप्ता जी जुड़ चुके। गुप्ता, दीपक जी आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला? ये हम आपको बता दें हिमांशु जी की बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह व प्रधानाध्यापक विजेंद्र कुमार वर्मा के बीच में यह मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। प्राथमिक विद्यालय जो है वहाँ के प्रधानाचार्य थे या विजेंद्र कुमार वर्मा, जिनको स्पष्टीकरण के लिए बीएसए ने पूर्वक तकरीबन एक सप्ताह पहले नोटिस जारी की थी। इसका स्पष्टीकरण देने के लिए आज वो बीएसए दफ्तर पहुंचे हुए थे, जहां पर उनकी जो बातचीत थी वो बीएसए से हो रही थी। प्रधानाचार्य बीएसए की बीच हो रही बातचीत इतनी बढ़ गई कि वह बातचीत हाथापाई पे उतर आई। अचानक अपनी बेल्ट उतार के वह प्रधानाध्यापक बीएसए पर हमलावर हो गए और बीएसए पर हमला भी कर दिया, जिसके बाद में वहां मौजूद दफ्तर में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने बीच बराव करके दोनों पक्षों को छुड़ाया और बीएसए ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया। वहीं साथ ही साथ जो बीएसए के द्वारा तहरीर दी गई उस पर अभियोग दर्ज कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई कल सुबह पुलिस के द्वारा की जाएगी। हालांकि अभी तक शिक्षक पुलिस की हिरासत में है। वहीं अगर बात करें तो जब महमूदाबाद क्षेत्र के जिस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक तैनात था वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों की, तो यह मामला कहीं न कहीं बीएसए शिक्षक के साथ साथ में कई अन्य पहलुओं से भी जुड़ता नजर आ रहा है, लेकिन अभी उनके तथ्य सामने नहीं आए हैं, इसलिए उन पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस विवाद की मूल जड़ क्या है या आने वाले समय में खुल सामने आ जाएगी। हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी जानकारी देने के लिए। देखिए, पूरी घटना का वीडियो भी अब हमारे पास आ गया। के न्यूज़ की टीम ने ये वीडियो हमारे पास भेज दिया है। देखिए, वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से ये प्रधानाचार्य बेल्ट से पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। रोकने के बावजूद भी प्रधानाचार्य रुक नहीं रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी की लगातार बेल्टों से पिटाई की जा रही। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं प्रधानाध्यापक को उनके दफ्तर में ही प्रधानाचार्य के द्वारा बेल्टों से पीटा गया। वीडियो में आप देख सकते हैं। सीतापुर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। प्रधानाध्यापक को बीएसए ने उनके दफ्तर में ही बेल्टों से पीट डाला। लोगों के रोकने के बावजूद भी प्रधानाचार्य रुकते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। उत्तराखंड के गदरपुर से मिली एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय
वन विभाग की पीपल पड़ाव रेंज इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी। आरोप है कि वृक्षारोहण के नाम पर सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। समाज सेवी शंकर सिंह नरकोटी ने आरोप लगाया कि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर धन की बर्बादी कर रहे हैं। उनके अनुसार 2024-25 में पीपल पड़ाव वन क्षेत्र में कराए गए वृक्षारोपण कार्य में भारी अनियमितताएं आई। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण तो दूर, प्लॉटों की ना तो ठीक से सफाई हुई, ना ही जुताई हुई है। चौकीदारों को रहने के लिए कोई झोपड़ी झाले नहीं बनाए गए। पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए हैंडपंप या बोरवेल भी नहीं लगा। इसके साथ ही जंगली जानवरों से बचाव के लिए भी लगाई जाने वाली सोलर फेसिंग भी नहीं हुई है। चौकीदारों के लिए सोलर लाइटें तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। चौकीदारी करती हैं यहाँ पे। छप्पर कहाँ है आपके? झाले वाले बने हुए नहीं डाला और फेंसिंग लाइट भी नहीं लगी है यहाँ पे। कुछ भी नहीं डाला। कितने समय से कर रहे हैं आप लोग? अब हो गया हमारे को महीना को। 1 महीने से आपके लिए वन विभाग ने झाला नहीं बनवाया? अभी नहीं बनवाया। और जो सोलर लाइटें लगती, पानी पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पानी उधर भर के लाते हैं। अभी प्लाट पे नल नहीं लगा है? ना। जो ये पेड़ लगे हैं यहाँ पे, इनकी सिंचाई के लिए क्या है यहाँ पे? 2 महीना हो गया है, तो कितनी तनख्वाह आपको मिलती है सरकार से? सरकार से अब तो तनख्वाह आई नहीं है, पता नहीं। वैसे तो 12,500 बताते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी सुरक्षा के लिए सोलर लाइट लगनी थी वो लगी नहीं है? सोलर लाइट कब से नहीं लगी यहाँ पे? अब तो नहीं लगी है, जब से प्लाट बनाया तब से कहाँ लगी है? और जो प्लॉट के चारों ओर एक फेंसिंग लाइट लगती है जो जानवर अंदर ना घुस पाए, वो भी यहाँ पे नहीं लगी है। तो आपने बताया नहीं अधिकारियों को कि यहाँ पे लगाएं? पानी पीने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? स्कीमें हैं। एक तो हमारा रेगुलर प्लांटेशन है जो कि पूरे प्रभाग में करीब 825 हेक्टेयर का हमारा वनीकरण के लक्ष्य थे, तो वो सारे के सारे लक्ष्य 15 अगस्त तक पूर्ण कर लिए गए हैं। अब उनकी देखरेख का काम चल रहा है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो रूप से सुरक्षा का जो स्टैंडर्ड तरीका है कि क्षेत्र की घेरबाड़ की जाती है और वनीकरण के बाद वहाँ वाचर नियुक्त किए जाते हैं। महोदय जी, मैं आपको इस बात से अवगत कराता हूँ कि जो वन विभाग के अंदर जो पैसा सरकार से आया है कैंपा का, उसमें करोड़ों रुपए का उच्च अधिकारियों से लेकर निचले अधिकारी तक बड़ा भारी घोटाला हुआ है, जिसमें 24-25 के जो प्लाट मार्च में इनकी पेमेंट आई, उन पर ना तो जुताई हुई, ना तारवाड़ लगी, ना बीज पड़ा, और उन पर सब लिपापोती करके जंगल को राजस्थान बना दिया। काशीपुर में हुए बवाल के बाद अब प्रशासन हरकत में और बड़े पैमाने पर कार्रवाई देखने को मिल रही। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया खुद घटनास्थल अलीखा मोहल्ले पहुंचे और पूरे इलाके का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। डीएम ने साफ कहा है कि काशीपुर में कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात की और साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि अवैध अतिक्रमण, बिजली चोरी और राशन कार्ड में गड़बड़ी करने वालों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रहेगी। धारा 163 मेरी जनता से अपील यही है कि पूरी शांति व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें और धारा 163 की कार्रवाई में अगर कोई भी उल्लंघन पाया जाता है तो पुलिस के पास पूरे और प्रशासन के पास पूरे पावर्स हैं, तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए उसका इन्फोर्समेंट जारी रहेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां जीएसटी बचत उत्सव के तहत भाजपा नेता व्यापारियों के बीच जाकर उन्हें जीएसटी सुधारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हरिद्वार में विधायक मदन कौशिक ने भी चंद्राचार्य चौक पर दुकानदारों और आम ग्राहकों से बातचीत कर उन्हें नई जीएसटी बदलाव के बारे में पूरी जानकारी दी और उनको जागरूक किया। इस दौरान हरिद्वार की मेयर किरण जैसल और अन्य भाजपा नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। और हम व्यापारियों को बीच में जाकर यह पत्र दे रहे हैं जिससे कि हमारे आने वाले हमारे व्यापारियों को और हमारे ग्राहकों को इसका लाभ होगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम ये अभियान चला रहे हैं, व्यापारियों को जाके ज्ञान पत्र दे रहे हैं और उनको इस बारे में बता रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ। आज जीएसटी में जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है स्लैब में, मैक्सिमम चीज़ें 5% पे आ गए हैं जो कंज्यूमर आइटम है। 5% में आने के कारण सभी चीज़ों के दाम में गिरावट आई है, कम आए हुए हैं। वही जागरूकता अभियान आज हम यहाँ मार्केटों में चला रहे हैं और रोज़ाना ये अभियान हमारा चलेगा।
नैनीताल सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने देश और प्रदेश की अहम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत के दौरान अजय भट्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी रिफॉर्म को एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने पूरे देश को एक बार फिर प्रणाली में जोड़ने का काम किया। पहले जहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स लागू होते थे, वही अब एक समान व्यवस्था न केवल व्यापारियों को सुविधा मिले बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिली। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार जीएसटी प्रणाली को और पारदर्शी सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। ऐतिहासिक कदम फिर से मोदी जी ने उठाया है, जो असंभव सा लगता था, किसी को विश्वास ही नहीं था। आज दुनिया की भी आंखें खुली की खुली रह गई। मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है, वो फिर से सत्य हुआ है। जीएसटी 28% जिस पर थी वो 18 में, 12% 5 में, और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी शून्य, लाइफ सेविंग जो दवाइयाँ हैं उन पर शून्य, LIC पर शून्य, ऐसे ही एक लिस्ट है जिस पर शून्य हुई है। इस बीच आपको एक दुखद खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पिता नारायण सिंह रावत का स्वर्गवास हो गया। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पिता का आज निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीमारी के चलते इलाज के लिए देहरादून ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वह एक पूर्व सैनिक थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका अंतिम संस्कार शिवाला घाट श्रीकोट श्रीनगर में कल बुधवार 11 बजे किया जाना है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून परिवहन विभाग द्वारा टाटा मैजिक बस की श्रेणी को परमिट दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव परिवहन से विभाग द्वारा जारी टाटा मैजिक के परमिट निरस्त करने के साथ ही राज्य सरकार से 25 सितंबर तक जवाब दाखिल करने की कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 सितंबर की तिथि नियत की है। इस याचिका में हमने जो है RTA देहरादून का आदेश चैलेंज किया था, जिसके द्वारा उन्होंने जो था टाटा मैजिक जो है 8-9 सीटर व्हीकल है उसे बस का परमिट दे रखा है। ये कहते हुए कि ये बस की डेफिनेशन में आता है और बस के रूप में उसे चलाने का स्टेज कैरेज परमिट दे रखा है। तो हमने ये कहा कि साहब ये ना तो बस है ना बस की कैटेगरी में फॉलो करता है ये व्हीकल। तो कोर्ट ने हमारी बात मानते हुए पिछली डेट पे आज जो था ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को तलब किया था कोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल में हल्द्वानी में नन्ही परी के दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी की वकालत करने वाले अधिवक्ता की सुरक्षा के मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को आदेश दिया है कि अधिवक्ता व उनके परिवार को तत्काल सुरक्षा दी जाए। वहीं कोर्ट ने IG साइबर क्राइम को आदेश दिया है कि वो सोशल मीडिया से भड़काऊ पोस्ट को डिलीट करें। अगर कोई ऐसा करने से मना करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है वकील सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अगर किसी को प्रदर्शन करना है तो जाँच अधिकारी के खिलाफ करें। किसी एक प्रकरण में किसी एक पक्ष की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता के विरुद्ध कुछ धमकियों का मामला था और सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध कई प्रकार की गंभीर धमकियां दिए जाने का मामला था, सिर्फ इस आधार पर क्योंकि वे एक पक्षकार के लिए उपस्थित हुए थे, जिसको लेकर लोगों का एक पर्टिकुलर व्यू है। जिसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी अधिवक्ता को उसकी ड्यूटी करने से और उसके अपने जो प्रोफेशनल ड्यूटी है उसको करने से इन्फ्रिंजमेंट का मामला बनता है। और जहाँ भी सोशल मीडिया में इस प्रकार की पोस्ट अधिवक्ता की सुरक्षा के बारे में की गई है। हरिद्वार और देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। लंबे समय से फरार चल रहे UKSSC पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी खालिद को आखिरकार पुलिस ने हरिद्वार से दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद खालिद को हरिद्वार लाया गया, जहां देहरादून SSP अजय सिंह, हरिद्वार SSP प्रमोद सिंह डोभाल और जांच टीम ने उसे लंबी पूछताछ के लिए भेज दिया। आरोपी के बाद देहरादून पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जहां उससे गहन पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह कोई संगठित गैंग नहीं बल्कि कुछ व्यक्तियों का व्यक्तिगत खेल था, जिन्होंने मिलकर प्रश्न पत्र को लीक किया था। को बताया गया था पेपर लीक की तरह, और अभी जो प्राथमिक हमारी पूछताछ SSP हरिद्वार और उनकी टीम और सभी टीमों ने किया है, तो पेपर लीक जैसी कोई बात अभी प्रथम दृष्टया अभी पूछताछ में नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल कंडक्ट था और जिसके पीछे अभी जो पूछताछ मिली है, कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी एंगल का भी लगता है कि पूछताछ में, तो बेसिकली अब विस्तृत पूछताछ के बाद ही इसमें स्टेटमेंट दिया जाना उचित होगा। लेकिन अभी जो है इसको अभी हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि इस केस का हमारे वांटेड भी था। प्लस सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, ये जानना बहुत जरूरी था कि क्या कोई सुनियोजित तरीके से कोई षड्यंत्र था कि नहीं था। दूसरी चीज थी, क्या कोई ऑर्गेनाइज
गैंग तो नहीं, पेपर लीक के माध्यम था। तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई ऑर्गेनाइज इसमें गैंग नहीं था। हरिद्वार पुलिस और देहरादून पुलिस के संयुक्त प्रयास से अभियुक्त खालिद को भी हिरासत में लिया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। जो भी आगे इसमें साक्ष्य आएंगे, जिस भी तरीके से विवेचना में जो आवश्यक साक्ष्यों की हमें आवश्यकता होगी, उसी के अनुरूप आगे की विवेचना चलेगी। इसको अभी देहरादून पुलिस को हस्तांतरित किया जा रहा है ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो देहरादून में ही की जा सके, क्योंकि अभियोग देहरादून में कायम है। बागेश्वर नगर पालिका बागेश्वर के प्रभारी अधिकारी के रूप में हयात सिंह परियार ने अपना कार्यभार संभाला है। नगर पालिका में मीडिया से संवाद करते हुए प्रभारी अधिकारी हयात सिंह परियार ने का कहना है कि उनकी प्रथम प्राथमिकता बागेश्वर नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को तेज गति से कराने का रहेगा। मानसून काल के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में पैदल और वाहन मार्ग टूट चुके उन जगहों का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद उक्त मार्गों को ठीक करने के साथ ही नगर झाड़ियों का कटान, नए स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था और सौर ऊर्जा की लाइटें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही टैक्स व्यवस्था में गति लाई जाएगी। नगर पालिका की आय बढ़ाने हेतु पालिका को और भी मजबूत किया जाएगा। मैं समस्त आपके चैनल के माध्यम से समस्त नगरवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि मैं पुनः एक साल लगभग 4 महीने योग के पद पर रहने के बाद आज शासन द्वारा मुझे पुनः नगर पालिका परिषद बागेश्वर में प्रभारी योग का दायित्व सौंपा है। मेरा सबसे पहला कर्तव्य रहेगा कि मैं नगर की साफ सफाई मेरा सबसे मुख्य कार्य रहेगा। नालियों की सफाई है, झाड़ी कटान है, और जो हमारी स्ट्रीट लाइटें हैं, अभी तक हमारे बिजली के पोल जो हैं काफ़ी दूर दूर में हैं। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम सौर ऊर्जा के पोल नगर क्षेत्र में लगाएं, जिससे हर आदमी को विद्युत की सुविधा मिल सके। खबर लक्सर से, जहां भाकियू क्रांति के अध्यक्ष विकास सैनी ने संगठन का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। उन्होंने समाज सेवी जोत सिंह पुंडीर को युवा इकाई का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया, जबकि पहल सिंह पुंडीर को प्रांतीय सलाहकार बनाया गया। नए पदाधिकारियों का मनोनयन करते हुए उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ बेरोजगार को उनका हक दिलाया जाएगा, इसलिए जल्दी ही पेपर लीक मामले को लेकर रणनीति तय कर ली जाएगी। लगातार किसानों की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रही और आज संगठन एक बड़ी उस पे है और इसी धारा में आज हमारे माननीय पहल सिंह जी और जोत सिंह जी को बड़ी जिम्मेदारी संगठन में दी गई है। और मैं आशा करता हूं कि ये सब लोग मजबूती के साथ हरिद्वार जिले और पूरे उत्तराखंड की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास सैनी जी ने मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। प्रदेश में युवा का अध्यक्ष मुझे मनोनीत किया है और मैं भाई साहब के पूरे प्रयासों पर, पूरे विश्वास पर खरा उतरूंगा और किसानों की हर समस्या को क्रांति के साथ, क्रांति परिवार के साथ मिलकर सभी को साथ लेकर चलूंगा और किसानों की हर समस्याओं को हर सदन पर लड़ने का प्रयास। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय विकास सैनी जी को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये प्रदेश में एक जिम्मेदारी दी। उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और किसान भाइयों का भी, जिनकी मैं सेवा करता हूँ। खबर रायगढ़ से, जहां सड़क सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए रायगढ़ पुलिस ने महानगरों की तर्ज पर ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया। इसका उद्देश्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई करना है। पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रायगढ़ में अक्सर गलत पार्किंग के कारण जाम की समस्या होती थी। इस समस्या को हल करने और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ITMS की शुरुआत की गई है। जैसे कि हम सबको विदित है कि शहर में काफ़ी ट्रैफिक की परेशानी है, खास करके इधर उधर तितर बितर रूप से बाइक गाड़ी पार्किंग कर देते हैं, जिसके कारण पीछे पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसमें ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन इसके साथ अगर आम आदमी की हमारे साथ जुड़ के अगर हमको सपोर्ट करे तो हम ज़्यादा अच्छे से कार्रवाई कर पाएंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एम परिवहन को रायगढ़ में लॉन्च किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी सम्राट नागरिक प्ले स्टोर से वो ऐप को डाउनलोड कर सकता है। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजीत चौहान के न्यूज़ देख रहे हैं आप। और आज हम बात करेंगे रायगढ़ पुलिस के एक नए सुविधा के बारे में। रायगढ़ पुलिस ने आम नागरिकों के लिए
अवैध पार्किंग को लेकर निजात दिलाने के लिए एक नई मुहिम और एक नया ऐप की सेवा शुरू की है, जिस पर जो है आम नागरिक भी जो है अवैध पार्किंग की शिकायत कर पाएंगे। ये सेवा ITMS है, जहां पर जिस प्रकार की यातायात व्यवस्था, जिस प्रकार के सड़क जाम होते हैं और लगातार रायगढ़ में देखी जा सकती है कि सड़क दुर्घटनाओं पर किस प्रकार अंकुश लगाया जाए। लंबे समय से रायगढ़ पुलिस की ये चिंता का विषय रहा, लेकिन अब जो है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रायगढ़ पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल ने बताया कि ITMS सुविधा के बाद जो है इस समस्या पर काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी और साथ ही साथ जो है जाम जैसी स्थिति यातायात सुविधा पर सुदृढ़ बनाने पर भी ये एक अच्छा काम साबित होगा। उसके लिए रायगढ़ से रंजीत चौहान की रिपोर्ट। देश की बात में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।